नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हम यहां विजय चौक पर मौजूद हैं आपके लिए आज दिन भर की सारी बड़ी राजनीतिक कहानियां लेकर के। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब पहुंच चुके हैं हमारे मंच पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत सारी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं आज। दिल्ली में जज और कैश कांड मामले में आज क्या क्या हुआ, पूरा अपडेट आपको देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगाते मोदी किट, जो कि अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों में बांटी जानी है लाखों में, वो उसके बदले अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सौगाते मोहब्बत किट भी जारी कर दी गई है। तो इन दोनों किट्स की क्या कहानी है ये भी आपको हम बताएंगे। और नीतीश कुमार, क्या आप थोड़ा दबाव, थोड़ी हीट महसूस कर रहे हैं? जितने मुस्लिम संगठनों ने उनका बॉयकॉट एक किस्म से किया है इस वक्फ के मामले पर, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। योगी जी के बयानों की चर्चा लगातार हो रही है। योगी जी ने कहा कि अगर रंग पड़ जाएगा तो मस्जिद और मुसलमानों का ईमान टूट नहीं जाएगा। आखिर इतनी जिद किस बात की? और वो जो संभल के सीईओ थे, जिनका बयान एक पहले भी चर्चा में रहा था कि 52 जुम्मे साल में होते हैं, एक दिन होली का, अब उन्होंने एक बार फिर एक ऐसा विवाद दिया है जिस पर चर्चा हो रही है कि अगर आप दूसरों को ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेंगी। सारी खबरों की हम लोग बात करेंगे, लेकिन आइए पहले जरा ये जो खबर दबने का नाम नहीं ले रही है इसकी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में हाईकोर्ट के जज के घर पर जले हुए नोट मिले और इसके बाद आज का पूरा अपडेट यह है कि देश भर की 8 बार एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, वकील, सीनियर वकील, वो आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, उनके घर पर सब लोगों को जमा होना था, वहां एक बैठक करनी थी और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, लेकिन वहां सब लोग वक्त पर नहीं पहुंच पाए, तो फिर सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में अलग से इन सारे वकीलों की एक मीटिंग चल रही है। हमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी, संजीव खन्ना जी से भी मुलाकात का समय मांगा है, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय अभी नहीं मिला है। मांग उनकी एक ही है, पहली कि यशवंत वर्मा जो जस्टिस हैं उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया, उसको निरस्त किया जाए। दूसरा, उन पर एफआईआर की जाए। दूसरा, उनके सारे केसेस की जांच की जाए जितनों में उन्होंने फैसले दिए हैं। तो ये वकील जो हैं अपनी बात से अभी भी टस से मस नहीं है, अपनी मांग से। और उनका कल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी, उन्होंने कल कानून मंत्री से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात अच्छी रही, लेकिन हमारी मांगे जो हैं वो अभी भी कायम है और सरकार इस पर संज्ञान ले। सरकार जो है वो चीफ जस्टिस साहब से बात करके इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर तो फौरी तौर पर रुकना ही चाहिए और उन पर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरा, कल हमने आपको दिखाया था कैसे दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी डीसीपी रैंक के जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे थे और इस कमरे में आग लगी थी, स्टोर रूम में जहां वो नोट पाए गए थे, उस कमरे को सील कर दिया गया है। आज अखबारों में खबर छपी हुई है कि वहां पहुंचकर उस पुलिस की टीम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के परिवार के लोगों से, उनके पीए से मुलाकात भी की थी, उनसे भी बातचीत की है उस रात को आखिर क्या हुआ था। और जो पुलिस वाले वहां पहुंचे थे, 8 पुलिस वालों के फोन जब्त कर लिए गए हैं, फोन रखवा लिए गए हैं जांच टीम के द्वारा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस रात किसके फोन में कौन सा वीडियो, कौन सी तस्वीर ली गई थी, वो डिलीट तो नहीं की गई है, और क्या उनको किसी ऊपर से किसी का फोन तो नहीं आया, कोई दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं हुई। तो ये इस पूरे मामले का जो है अपडेट अभी तक का ये था। तो मैं आपको 2 बयान वो सुनवा देता हूं। अनिल तिवारी जी का बयान हमारे पास है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही सबसे पहले जस्टिस वर्मा के खिलाफ बिगुल फूंका था और कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कचरादान नहीं है, कूड़ादान नहीं है कि आप इनको वहां पर ट्रांसफर कर दें। अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांग है, आप सुनिए। एक सिस्टम को बचाया जाना जरूरी है या एक जज को बचाया जाना जरूरी है? इंस्टीट्यूशन खतरे में है, पब्लिक का विश्वास टूट रहा है। हमारी मांग बड़ी साफ साफ है, जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर न किया जाए, उनको यहीं पे रखा जाए स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी में, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में। सेकेंड, इमीडिएटली सीबीआई एंड ईडी शुड बी परमिटेड टू लॉन्च एन एफआईआर एंड टू इन्वेस्टिगेट द इंटायर इंसिडेंट, सो दैट सही पिक्चर हिंदुस्तान की जनता को पता चल सके, मालूम चल सके पैसा किसका था, कहां से आया, ये पैसा पहुंचा वहां कैसे, कौन कौन इन्वॉल्व है, जाना कहां था इसे, ये सारी बातें हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। तीसरी डिमांड है कि इनके जितने भी जजमेंट्स हैं उनका रिव्यू होना चाहिए। फिलहाल जारी रहेगा जब तक ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं होता। हम किसी क्लाइंट को नहीं रोक रहे, हमने कोर्ट की बाधा, प्रोसीडिंग में बाधा नहीं डाली है, मैंने किसी भी तरह की बाधा हम लोगों ने नहीं डाली है। हम काम नहीं करना चाहते क्योंकि हम इस करप्ट सिस्टम में काम नहीं कर सकते। लॉ मिनिस्टर के सामने सारे मुद्दे रखे, जहां तक माहौल का था, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, मुझे उम्मीद है कि वहां से मुझे सही निर्णय मिल पाएगा। जो अनिल तिवारी जी की बात आपने सुनी, इस मामले में बात हम लोग करें तो
तीन धड़े आप कह सकते हैं जो अलग अलग इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। पहला है सरकार के स्तर पर अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो जो एनजेएसी बिल लाया गया था जिसमें जजों की नियुक्ति का अधिकार, उसमें सरकार की भी एक से थी, उस पर क्या दोबारा विचार किया जाना चाहिए। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के नेता राज्यसभा और लीडर ऑफ द हाउस, उनके साथ उपराष्ट्रपति ने मुलाकात की और फिर फ्लोर लीडर्स के साथ सभी पार्टियों की मुलाकात की और वहां से ये आवाज उठ रही है कि एक बार फिर से अब इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कोई पहल की जानी चाहिए। दूसरा इसमें खुद जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई, वो जांच कमेटी अपनी जांच कर रही है। उसी ने पुलिस को निर्देश दिया कि आप उनके घर जाकर के जस्टिस वर्मा के और बाकी तफ्तीश कीजिए, उस कमरे को सील कीजिए। उन्होंने काफी बातें पब्लिक डोमेन में डाली भी हैं। अब उनसे ये मांग की जा रही है कि जस्टिस वर्मा पर पहले एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने कई पिटीशंस भी पहुंची हैं जिन पर अभी संज्ञान पूरी तौर पर नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और तीसरा, वकीलों की बात आप लगातार सुन ही रहे हैं जो कि हड़ताल की नौबत तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम काम नहीं होने देंगे, खासकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, जब तक जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं होती, उनका ट्रांसफर जो है वो रद्द नहीं किया जाता। अब सवाल यह है कि इसके अंदर फाइनल अथॉरिटी कौन है, कौन फैसला ले सकता है। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस के अलावा तो और कोई नहीं, विजय जी। सीजीआई है। सीजीआई, तो अब सब कुछ सीजीआई के और कोर्ट में। कॉलेजियम जो है, तो कॉलेजियम भी सीजीआई हेड कर रहे हैं, जिस पर इस पर काम चर्चा चल रही है। तो सीजीआई को तय करना, उस कॉलेजियम ने ये फैसला किया था कि उनको ट्रांसफर किया जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। किन कारणों से किया गया, क्योंकि पहले वो तो सिफारिश तो सरकार के पास ही आएगी ना ट्रांसफर करने की। सिफारिश तो आने का मतलब नहीं, क्योंकि कॉलेजियम जो डिसाइड करता है उस पर कोई सरकार का कोई उस तरह से रोल नहीं है, करना ही है उसमें। और तो ट्रांसफर वाली बात होगी। दूसरा एफआईआर में आप जस्टिस वेंकट चलैया को याद कीजिए। जस्टिस वेंकट चलैया साहब ने ये मतलब एक तरह से राइडर दिया था, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के खिलाफ आप सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते और उसके लिए सीजीआई से परमिशन लेना जरूरी है। तो अब यहाँ सीजीआई महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि सीजीआई ने वो वीडियो रिलीज किया, मतलब जो पूरा 25 पेज का जो प्रेस नोट था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सीजीआई की तरफ से आया। तो क्या सीजीआई यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें सीजीआई उसको परमिशन देंगे, सैंक्शन देंगे। ये जो वकीलों के जो बार एसोसिएशन हैं वो मिल रही हैं, तो वो भी सीजीआई को ही दबा डाल। अब सारा का सारा मसला सीजीआई पर आकर अटक गया। तो अब सीजीआई को तय करना है कि क्या वो यशवंत वर्मा साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करेंगे। उम्मीद कितनी की जाए कि कोई उन पर एफआईआर होगी, जब ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चल रही है सुप्रीम कोर्ट की? क्या तो उसके बीच में एफआईआर का आदेश दिया जा सकता है? नहीं, एफआईआर तो अलग जो सारे मामले हैं उस पर दी जा सकती है ना। सीजीआई जो सारा मसला हुआ, मतलब पुलिस की जांच। हाँ, पुलिस की जांच तो चल ही रही है ना। लेकिन ये तो वो इंक्वायरी कमेटी ने ऑर्डर इनको दिया ना, जाके जांच करो। नहीं, इंक्वायरी कमेटी ने दिया है और वो एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट कहेगा, सीजीआई कहेंगे कि ये आ जाए इसकी रिपोर्ट, उसके बाद देख लेंगे। लेकिन जो पुलिस जांच कर रही है वो वैसे भी एक क्रिमिनल प्रोसीजर है। मुझे जो लगता है, और जो मेरी सुप्रीम कोर्ट में और बड़े वकीलों से बात हुई, उसमें ये कहा जा रहा है, ये आरोप के तौर पर देख लीजिए, कि जस्टिस वर्मा की कोशिश है कि उनके खिलाफ सीआरपीसी में यानी कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो, समझे। और जब ये मामला तय हो जाए तो उसके बाद उनको इस्तीफा देना या जैसे भी जो रास्ता निकल सकता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब वही कि मतलब एफआईआर हो, पुलिस की कार्रवाई ना हो, जो ये जुडिशियल सिस्टम में जो हो सकता है अंदर हो जाए, वो एक्सरसाइज हो रही है। और उसी एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें की गई जो उस रात को हुआ, जिसका पंचनामा नहीं हुआ, जिसका फर्द नहीं हुआ, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया, जो सीज नहीं किया गया, उसमें भी सारी एक्सरसाइज ऐसी बताई जाती है। ऐसा आरोप लगातार हमारे सीजीआई इसमें मेन रोल में है। सीजीआई के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। कल एसएन श्रीवास्तव जी, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, भी आए थे इंडिया टीवी, और जिस जजमेंट का जिक्र किया वो भी उसी जजमेंट के हवाले से कह रहे थे कि पुलिस के हाथ जुडिशरी ने बांधे हुए हैं। हम ना पूछताछ कर सकते हैं किसी जज पर, ना एफआईआर कर सकते हैं, हम किसी स्पॉट का पंचनामा नहीं कर सकते अगर वो जुडिशियल प्रीमाइसेस के अंदर आता है या किसी जज के रेजिडेंस के अंदर आता है। खास बात होती है आपको, मतलब हमारे दर्शकों के लिए भी, कि जो जज जहां पर भी है ना, वो अपने आप में कोर्ट है। अच्छा, मतलब जज का जो रेजिडेंस है, इसलिए आप देखते होंगे कई बार आधी रात को भी जज अपने घर पर भी बुला के हियरिंग करते हैं। तो जज जहां होते हैं वो प्रीमाइस ही कोर्ट हो जाता है। ये भी एक तरह से उनके लिए संरक्षण है ना। लेकिन ये जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि जज साहब फिर अगले दिन कोर्ट में आएंगे, फिर सुबह कोर्ट खुलेगा, या कई बार छुट्टी होती है 3 दिन की, तो इसलिए ये किया गया कि जज साहब जहां हो वही कोर्ट है। ठीक है। तो इसलिए, लेकिन उसका फायदा ये भी है कि आप जज साहब के ऊपर जो आरोप है, उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, ये तो जांच में आए, इसी के लिए जांच बैठाई गई है। दूसरा, पुलिस का जो रवैया रहा है तब से अब तक, क्या पुलिस ने बाय प्रोसीजर काम किया, इस पर भी सवाल। उस रात को वो सारा नोट जो थे वो उठा करके ले जाने चाहिए थे, कि अब तो क्लियर है कि नहीं लेकर के गए, नहीं तो वो बात अब तक आ जाती सामने। नहीं सौरभ जी, वैसे
न तो ये न्यायपालिका के लिए अवमानना है, न पुलिस के लिए है, लेकिन फिर मैं वही, हम देशज आदमी हैं, पत्रकार लोग तो ऐसे ही बात करते हैं। तो धोबी से हारे गदहवक मारे। अरे भाई पुलिस करेगी क्या? अभी तो विजय जी ने आपको न्यायमूर्ति वेंकट चलैया के हवाले से इतना कुछ बताया। अच्छा, कहीं किसी ने कोई खबर अभी तक आई है क्या कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का भी फोन जब्त होगा? बिल्कुल नहीं आई है ना। तो यशवंत वर्मा जी का फोन जब्त नहीं होगा, जिनका घर है, जिनके घर से नोटों की गड्डियों वाले बोरे मिले हैं, लेकिन पुलिस वालों का जब्त कर लो। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का उनको निर्देश है कि अपने फोन में से आप कुछ डिलीट नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, इससे सुंदर क्या हो सकता है भाई? ठीक है, इतने गंभीर आरोप हैं, आप कुछ करिएगा नहीं, वो क्या कर रहे हैं कौन जानता है, और ये क्यों है इसको भी समझिए। अब वो मुझे किसी वकील ने ही सुनाया था, हो सकता है कि कुछ उसमें तथ्यों का इधर उधर हो, लेकिन वो जो कहा ना कि क्यों हर जगह न्यायमूर्ति यहां खड़े हो जाएं अभी इस मंच पर, ये न्यायालय हो जाएगा, ये क्यों है? इसके पीछे अवधारणा ये थी कि जो कॉमन मैन है उसकी एक्सेस न्यायपालिका तक इस तरह से होनी चाहिए। एक किस्सा सुनाया जाता है, हम लोग जब इलाहाबाद में थे तो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोई जस्टिस महोदय जा रहे थे, ब्रेकर पर गाड़ी तेज चली गई, और ब्रेकर जो निर्धारित सीमा होता है कि यूं कर्व होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर उससे जा रहा था, वहीं उन्होंने लगाया और कहा सारे ब्रेकर तोड़ दो। ऐसे और कई किस्से आए, कई किस्से आते हैं कि न्यायाधीश महोदय खड़े हुए और उनको कुछ गलत दिखा, उन्होंने न्याय दे दिया। लेकिन देखिए, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें होने के बावजूद देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालत तक मामले पेंडिंग पेंडिंग, लंबित लंबित लंबित। ठीक है, और यही लंबित यहां भी दिख रहा है। आपको कुछ आगे होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, अब मुझे ये बताइए कि ये तो बात हो गई कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम है इस मामले में, क्योंकि सब जुडिशियल प्रीव्यू के अंदर आ रहा है, उन्हीं को करना है जो करना है। सरकार इसमें कुछ कर सकती है क्या? नहीं, सरकार को मुझे लगता है कि कई बार जब ऐसी स्थिति बनती है तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय कई बार सरकार के कुछ कामों पर जो दिख रहा होता है कि सरकार अड़ गई है, सरकार गलत कर रही है, जनता में छवि जा रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी ऑब्जर्वेशन देता है, कुछ डिसेंट टाइप के नोट देता है। ये सरकार के कानून मंत्री की तरफ से जाना चाहिए। जो उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी ने कहा, उसकी वर्डिंग होनी चाहिए कि देश भर में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में, अब वो उनका था या नहीं ये जांच बताएगी, वो मना कर रहे हैं, लेकिन उस घर में जो नोटों की बोरी मिली है, जो फायर ऑफिसर कह रहा है कि महात्मा गांधी में आग लग गई, देश के लोगों के विश्वास में आग लगी है, हमें वो भरोसा रिस्टोर करना है। हम माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से चाहेंगे कि इसमें भरोसा बनाने की जो भी सरकार की तरफ से एक मांग या एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से ऑफिशियल डिसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डिसेंट दे। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग में कानून मंत्री उनसे बात करें, कह लीजिए, लेटर क्या चर्चाएं चल रही हैं सर? ये एनजेएससी पर दोबारा विचार हो रहा है क्या? तो सही ना सीजीआई से। देखिए, मुझे लगता है कि एनजेएससी पे विचार हो रहा है और ये आना भी चाहिए। जिस तरीके से न्यायपालिका की व्यवस्था लगातार चल रही है, लेकिन अगर जस्टिस यशवंत वर्मा जी का अगर बात करें तो आज 14 दिन हो गए। 14 तारीख को यह घटना घटी थी। आप 14 दिन में देखिए कि जांच कहां पहुंची, वहीं ढाक के 3 पाते उसमें क्या हुआ। सिर्फ जांच कमेटी एक बार 3 जजों की जो है, दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, एक हाई कोर्ट के जस्टिस है, वो सिर्फ गए, आधा घंटा मिले और वो निकल गए। कल जॉइंट सीपी डीसीपी जो देवेश महला है वो गए थे। रूम सिर्फ जो है इसको लॉक करने के लिए कहा गया है कि उसको भाई कब्जे में कर लिया जाए। 8 तुगलक जो थाना है उसके 8 पुलिसकर्मियों, थाना प्रभारी के फोन जब्त कर लिए गए, वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रहे हैं। लेकिन आप जस्टिस पुलिस के फोन जब्त हो रहे हैं, आरोपी, लेकिन आप देखिए किसके फोन जब्त नहीं हो रहे। जस्टिस यशवंत वर्मा का फोन जब्त नहीं हो रहा, जस्टिस वर्मा की वाइफ का फोन जब्त नहीं हो रहा, जस्टिस वर्मा के पीए का फोन जब्त नहीं हो रहा, जस्टिस वर्मा की बेटी का फोन जब्त नहीं हो रहा है, और वो बड़े आराम से अपने फोन का, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जांच होना चाहिए ना कि जब 14 तारीख को ये घटना घटी और जब उनको ये बताया गया कि घर में रूम नोट जले, तो 24 घंटे में उन्होंने किन किन लोगों को फोन किया और किन किन लोगों को उनको फोन आए थे। कल शायद इस पुलिस की टीम ने उनके परिवार से बात की है। नहीं, बात कर रहे हैं, आप फोन जब्त कीजिए ना, आप उनके भी फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजिए, आप उनको भी थाने में बुलाइए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सीजीआई खन्ना ने सिर्फ एक कमेटी बना के फिलहाल मामले से अपना पल्ला झाड़ दिया कि आपने ट्रांसफर कर दिया है, कमेटी बना दी, कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। मुझे लग रहा है ये कमेटी बनाने का मामला नहीं है, मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। चर्चा है, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ा कदम उठेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से या सरकार से? देखिए, फिलहाल की स्थिति में सरकार को अगर कुछ कहना होता है, सरकार अभी तक कह चुकी होती। मुझे लग रहा है कि सरकार देख रही है कि सीजीआई इस मामले में क्या बढ़ते हैं, लेकिन ये तय है कि अगर सीजीआई नहीं बढ़ेंगे
तो केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक बुरी स्थिति होगी सीजीआई के लिए कि लोगों पे, आप पे, न्याय पे क्या भरोसा सरकार किसी अपॉर्चुनिटी टाइम का इंतजार कर रही है इसमें? निश्चित रूप से सरकार अब इंतजार कर रही है, क्योंकि वो एकदम जो नहीं लॉ आना मिनिस्टर चाहती, है अर्जुन राम देखते हैं कि भाई मेघवाल, कब तक उन्होंने किया गृह मंत्री से भी लेकिन बात एक की है। अच्छी बात है, हम लोग जो पुलिस ऑफिस कर्मचारी, जो पुलिस अधिकारी है, जो भी गए थे वहां पर, उनके फोन जब्त करने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो फोन जब्त हुए हैं तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि ये बक कहाँ रुकी थी जाकर। उनको फांसी चढ़ाने की बजाय जो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए रात को गए थे, वो तो कांस्टेबल या एसएचओ या उस लेवल के लोग गए थे ना। बिल्कुल ठीक बात तो है। किसके आदेश पर, कम से कम वो तो पता चलेगा कि कहां पर वो दिल्ली हेडक्वार्टर में था या नॉर्थ अभी ब्लॉक तक की में था जानकारी के या मुताबिक तो कहां। रात को पीए साहब ने कह रहा था आप जाइए, और इसमें एक अभी और आपको अंदर झांकने की जरूरत है। एक और बात, मुझे वो संदर्भ ध्यान नहीं जो वेंकट चलैया साहब वाला है कि एफआईआर भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति ऐसी पोजीशन पर होते हैं वरना कोई भी आरोप लगा देगा, तो वो सब नहीं होना चाहिए। लेकिन घर में कैश मिला, इस पे तो मामला अलग है ना भाई। न्यायाधीश महोदय इतना बिना अलग आरोप, कैसे, बिना We the people of बिना India किसी से को इतना आरोपी अलग बनाई कैसे भी हो सकते हैं? एफआईआर हो सकती है। वो हो सकती है, लेकिन घटना की तो इंसिडेंट एफआईआर के लिए, हो सकती हाँ, है। हाँ, वो हमने कहा था कि अननोन लोगों के नाम पर भी। चलिए एक बात सर आगे बढ़ जाए। एक लाइन और कह दूं कि जजेस साहब पर हम इतना बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस देश में तो आप लिस्ट तो देख लीजिए किन किन लोगों को इम्यूनिटी मिली हुई है, उस पर भी किसी दिन बहस होनी चाहिए। आज आप जज साहब, नहीं बहुत लोग हैं जो लोग इम्यूनिटी की अब आप बात, ठीक कह रहे हैं सर, वो तो फिर बहुत लंबी बहस है। वो तो टोल ना देने के लिए कितने नहीं लोग टोल लड़ की बात जाते छोड़िए, हैं। लेकिन इम्यूनिटी कि हमें केसेस अधिकार प्राप्त है। आपके पास ऐसी लंबी लिस्ट है immunity सर आगे बढ़ जाए, जब अब जो आगे बढ़ जाए। घटना है उस पर तो बात करके कल उसको आप तो- हमने आपको खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी सौगाते मोदी के नाम से रमजान के महीने में 32 लाख मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के घरों के अंदर एक किट भेजेगी, जिसके अंदर खाने पीने का सामान, मिठाई वगैरह, कुछ कपड़े, इस किस्म की चीजें होंगी। कल एक बड़ी इफ्तार पार्टी हुई है दिल्ली के अंदर। इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, इन्होंने इफ्तार पार्टी दी थी। और पहली बार हमने राहुल गांधी को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको किसी ऐसी इफ्तार में शिरकत करते हुए देखा। अब तो महीना गुजरने को आ गया रमजान का, तो राहुल गांधी ऐसे किसी बड़ी इफ्तार में कल गए। वहां उनकी तस्वीरें भी आई हैं। ये वो किट है जो इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से वहां लोगों को एक बतौर रिटर्न गिफ्ट जो है दी गई है। इसके अंदर वही है, मिठाइयां हैं, सेवई है और एक संविधान की कॉपी भी है। तो संविधान यहां भी साथ साथ जो है इफ्तार में भी जो है बांटा जा रहा है। अब राहुल गांधी की लेकिन यहां पर शिरकत करने को लेकर के कुरान भी है? फिर लोग बात कर रहे हैं। कुरान नहीं, कुरान नहीं है, एक तस्वीर है। तो ये तो रिलीजियस फेस्टिवल है, नहीं नहीं, रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन इसके अंदर कुरान नहीं है। इसके अंदर या संविधान की संविधान और कॉपी, कुरान शायद साथ में कुरान चल रहा की होगा। कॉपी, खजूर, इत्र और एक तस्बीह माला होती है। हाँ। एक माला नहीं, है, उसमें कोई फेरने दिक्कत वाली माला, और साथ में संविधान की कॉपी है। राहुल गांधी जी यहां पर गए तो लोगों ने फिर कुंभ याद दिला दिए। कुंभ तो आप नहीं गए थे अभी तक, राहुल गांधी क्योंकि दिखे नहीं थे इफ्तार में, तो ये सवाल डायरेक्टली उनसे नहीं पूछा जा रहा था। बहरहाल इस पर अब दो जो मुस्लिम फेसेस कांग्रेस पार्टी के इस वक्त बड़े प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। पार्लियामेंट में भी उनकी बैठने की जगह बड़ी देखभाल करके जांची परखी दी जाती है। वो है इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, दोनों की बात। अगर मोदी जी देश के मुसलमानों को सौगात देना चाहते हैं तो वक्फ का बिल वापस कर लें। अपने जो तमाम ऐसे विधायक, उनके नेता जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं, उनके बयानों पर रोक लगाएं। अगर वो सौगात देना चाहते हैं तो मुसलमानों के टूटते हुए घरों को टूटने से बचाएं। असली सौगात तो ये है, बाकी किट बांट के, पहले आप जख्म देते हैं फिर आप किट बांट करके मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया इस बात को समझती है। फिर आप किट भाई जख्म के बाद किट जो है वो नहीं चलेगी, ये इमरान प्रतापगढ़ी जी कह रहे हैं। अब ये तो मुसलमानों के ऊपर है कि किसकी किट ज्यादा पसंद आती है, मोदी जी की या कांग्रेस पार्टी की। नहीं देखिए, पहली बात तो कोई भी किट दे इसमें बुराई नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। अपीसमेंट नहीं है, आप तो अपीसमेंट मैं कह वही रहे थे। अभी दूसरा हाथ लगा रहा हूँ। लेकिन किसी भी पार्टी को, किसी को भी उसके धार्मिक त्योहार के समय अगर किट बांटनी पड़े तो ये विशुद्ध तुष्टीकरण है, चाहे वो सौगाते मोदी हो और चाहे सौगाते मोहब्बत हो। उसमें संविधान का क्या काम है भाई? या तो आप एक तरफ तो वक्फ की लड़ाई, औकाफ के नाम पर, वक्फ के नाम पर, कैसे चल रहा है देश, गजब की डिबेट चल रही है। या तो आप तय कीजिए कि आप रिलीजियस हार्मनी, रिलीजियस सेंटिमेंट के लिए जा रहे हैं, जाइए, बढ़िया खीर खाइए, सेवैयां खाइए, हम लोग को बुलाए, हम लोग भी जाएं। लेकिन गिफ्ट बांटेंगे, किसको किसको बांटेंगे? फिर कैसे दो आंख नहीं होगी? 140-42 करोड़ में एक को आप खीर, सेवई, संविधान, कुर्ता पजामा, सलवार सूट, जाने क्या क्या दीजिए ना, खजूर, और दूसरे को कहां दिया? किसी को दिया क्या? होली तो बीत गई,
दिवाली भी लगातार चली आ रही है, अभी रामनवमी फिर आने वाली, नवरात्रि होगा, क्या क्या करिएगा आप? ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है, एक ऐसा अपीजमेंट का टूल है जो देश को खतरनाक दिशा में ले जाता है, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही। इस बार दुर्भाग्य से शुरू की, मैं वही कह रहा हूं, दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी को भी यही तरीका लग रहा है। और अगर इमरान प्रतापगढ़ी जी की बात करें कि वो कहें कि ये क्या घाव देकर नहीं करना चाहिए, तो भैया जब घाव लगता है वहीं मरहम लगाया जाता है। घाव न हो तो मरहम लगाने की क्या जरूरत है? घाव लग ना जाए उससे पहले की तैयारी। मैं तो कह रहा हूं बिहार के चुनाव में जहां घाव नहीं होता वहां मरहम कभी लगते सुना है? ये गजब, मतलब सांसद जी हैं, इतना तो समझे, घाव जहां होता है मरहम वहीं लगाए। आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान भी बड़ा सुरक्षित तरीके से रह सकता है, बढ़िया से रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू भी क्या आराम से रह सकते हैं? ये बात बड़ी खुलकर उन्होंने कह दी। फिर उन्होंने एक बयान और दिया उसी के अंदर, उसमें उन्होंने, अभी होली बीती है तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में, खासकर संभल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया था। तो ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सवाल तो उनसे पूछिए ना जिनको इस पर ऐतराज होता है कि रंग पड़ जाएगा। अगर रंग पड़ भी गया, छींटा रंग का पड़ भी गया, वैसे तो हमारे निर्देश दिए हैं कि कोई व्यक्ति अगर उसको रंग से परहेज है तो कोई जबरदस्ती उसको रंग नहीं लगाएगा, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर पड़ गया मान लीजिए गलती से भी, तो इस पर इतनी हाय तौबा क्यों है? क्या मुसलमान रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते? हिंदुओं से ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, तो फिर ये दोहरापन क्यों है? क्यों रंग से इतना ऐतराज? तो ये कट्टरता पर योगी आदित्यनाथ खुलकर बोले। अब ये मामला चल ही रहा था, संभल के सीईओ अनुज चौधरी, इन्होंने पहले एक बार बयान दिया था, अब ईद की बात आई थी कि भाई, और ईद और होली की, रमजान और होली की, कि भाई 52 जुम्मे आते हैं और जुम्मे के दिन होली पड़ रही तो एक ही दिन साल में ही होली मनाई जाएगी, तो जिसको रंग से परहेज है वो घर के बाहर ना निकले। योगी जी ने इस बयान को पूरी तरह इंडोर्स किया था, कहा था भाई ये वो ओलंपियन है, पहलवान है, वो अपने तरीके से बात करता है, ठोक कर अपनी बात कहता है। अब वो अनुज चौधरी, उन्होंने एक बार फिर एक स्टेटमेंट दिया। अब वो एक और पीस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे। आमतौर पर जब त्योहार आते हैं तो दोनों हिंदू मुसलमान पक्षों के लोगों को बुला करके, वरिष्ठों को बुला करके पुलिस बात करती है। तो वहां उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अब ईद आने वाली है और नवरात्र शुरू होंगे, तो इस बार फिर कोई हंगामा ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग मन से इस बात को स्वीकार कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईद की सिवई हिंदू खाएं तो आपको भी उनकी होली की गुजियां खानी पड़ेंगी। लेकिन दिक्कत यहां होती है कि एक पक्ष जो है वो अपनी चलाना चाहता है, वो सीधे मुस्लिम पक्ष से बात कर रहे थे। खैर उस वक्त ताली भी खूब बजी, मुसलमानों ने खूब ताली भी बजाई वहां पर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पुराने बयान पर आप लोगों ने ऐतराज किया था, अगर मेरा बयान इतना खराब लगा था तो कोई कोर्ट चला जाता, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मेरे खिलाफ ऑर्डर ले आता, मेरे खिलाफ कार्रवाई करवा देता। मतलब वो ये कहने कि मैंने पहले भी जो कहा था वो ठीक कहा था, और अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जिद छोड़नी पड़ेगी एक पक्ष को। दोनों त्योहारों का परस्पर सम्मान करना पड़ेगा, तभी शांति से सभी लोग अपना त्योहार मना पाएंगे। तो योगी जी की बात भी सुनिए और अनुज चौधरी की बात भी सुनिए। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो, बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो यही उद्देश्य रहता है हमेशा, भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया? मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। सर, एक पुलिस के मुखिया हैं योगी जी, मुख्यमंत्री, वो खुलकर धार्मिक कट्टरता के खिलाफ मुसलमानों से आह्वान कर रहे हैं कि छोड़िए इसको, और दूसरे उनके पुलिस अधिकारी हैं, वो एक बयान के बाद दूसरा बयान भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पिछले बयान पर लगभग कायम ही हूं, वरना मेरे खिलाफ आप कार्रवाई करवा लेते हैं। अब दोनों ये भी जो है, इनकी अपील भी मुस्लिम पक्ष से ही है कि गुजिया खाओगे तभी से वही खिला पाओगे। कुछ आपत्तिजनक है इसमें? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपत्तिजनक है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और पहले भी आप देखिएगा, संभल के जो वो सीईओ है,
इसके पहले भी जब अभी होली थी, होली के दिन वो जब जो जुलूस निकल रहा था, उस समय पूरे समय वो मस्जिद के सामने खड़े रहे, वहां से जुलूस को निकाला, किसी तरह की घटना नहीं घटने दी। पूरी व्यवस्था, कानून की व्यवस्था तो उनको ही देखना है ना। होली के समय उन्होंने कानून की व्यवस्था देखी और अब जब ईद आने वाली तब उन्हें कानून की व्यवस्था देखना है। तो दोनों समुदाय से बात कर रहे हैं, तो खास तौर से वो समुदाय से बात कर रहे थे जिस एतराज यही है कि वो दोनों से बात नहीं कर रहे, वो मुसलमानों से ही बात कर रहे हैं। नहीं, आज नसीहत मुसलमानों के लिए उनको पता है ना कि संभल में बवाल कब हुआ था। जब सर्वे करने जब टीम गई थी संभल में, कोर्ट की परमिशन से सर्वे करने कहा गया था, और जब सर्वे की टीम संभल मस्जिद में सर्वे के लिए गई तो बवाल किस तरीके से किया था और किसने बवाल किया था, तो उन्हें पता है ना कि बवाल कौन कर सकता है। तो उन्हें समझाने गए थे और उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला कि भैया आप गुजिया भी खाओ और खीर भी खिलाओ, मिलजुल के रहो। अगर मेरी, जब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, अगर मेरे बयान से आपको अगर आपत्ति है तो कोई कोर्ट जा सकता था। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उनके पहले बयान को इंडोर्स किया और उनका समर्थन किया है, तो ये बता रहा है कि भाई योगी जी का साथ अनुज जी के साथ है। तो अब उन्होंने जो दूसरी बार कहा होगा तो उन्हें पता है कि सरकार के मुखिया ने जब जिस तरीके से खुलकर कहा है कि वो पहलवान है, उन्होंने अपनी बात जो रखी है, तो मुझे लग रहा है इस बात का भी असर होता है बयान देते समय। लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता कानून की व्यवस्था बनाए रखने की। अरे मोटी बड़ी बात तो यह कि इसका मैसेज पकड़ा जाए। क्या मैसेज है योगी जी ने जो बात कही और जो पुलिस कह रही है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें मैसेज में तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं। आप उसी के यहाँ सेवैयां खाने जाते हैं जो गुजिया आपके यहाँ खाने आता है, और इसमें कोई बहुत ऐसी जगह आप नहीं जाते हैं, आमतौर पे उनसे संबंध आप नहीं रखते हैं। और ये अगर हम कहें तो गुजिया भी आप उसी को खिलाते हैं जो आपके यहाँ गुजिया खाता है। मतलब इसको यूं भी देखिए, ये एक लाइन और वो जोड़ देते तो जो आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों से बात कर रहे हो, थोड़ी अच्छी लगने लगती। अच्छी लगने के लिहाज से वर्दी में पुलिस अधिकारी है, उसको कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इस पर मैं पहले भी कह चुका हूं, उस पर बात हो सकती है। लेकिन बात में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें कहां गड़बड़ है कि भाई सिवैया आप हमें खिलाना चाहते हो, आप हमारी गुजिया भी खाओ, ऐसे कैसे हो? अब इसमें क्या गलत है? सिवैया और गुजिया तो प्रतीक बन गए। वो कह रहे हैं कि भाई आपको शांति से ईद मनानी है तो दूसरे का त्योहार भी है, उसका भी सम्मान। और ये है ना भाई, रामनवमी पे जब कुछ भी होता है तो हम ये बात करते हैं। और ये तो सबसे, जिसको हम कहें कि थंब रूल होना चाहिए कि एक दूसरे की भावना का सम्मान कीजिए, तभी आप जिस भारतवर्ष की कल्पना करते हैं, तभी आप जिस हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात करते हैं, तभी आप जो कहते हैं कि एक तरफ होली होती रहेगी, एक तरफ रमजान चलता रहेगा, तभी संभव हो पाएगा। दो विवाद और शुरू हो गए इस बीच में। अब भाई ईद और नवरात्र एक साथ टकरा रहे हैं। शायद आप उसको करें, एक चीज पे मुझे जरूर ऐतराज है। ये एक जो आया है कि संभल में छतों पर भी नमाज, वही बता रहा हूं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत। संभल में और मेरठ के अंदर ये जो है पुलिस की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सड़क पर और छत पर। सड़क पर ठीक है, ईद और अलविदा की नमाज पढ़ी जाती है रमजान के बाद, वो नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए और छत पर भी ना पढ़ी जाए। आप छोटे छोटे ग्रुप्स में मस्जिदों में जाकर के अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ें, ये बात पुलिस की तरफ से कही गई है। और आगे उसको बढ़ा करके ये भी कह दिया गया कि अगर ये आप लोग करते पाए गए मुसलमान सड़क पर और छत पर नमाज पढ़ते हुए, तो आप पर पुलिस की कार्रवाई होगी, मुकदमा लिखा जाएगा, तो आपका पासपोर्ट भी जब्त हो जाएगा, आपका लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा, तो ना गाड़ी चला पाओगे, ना विदेश जा पाओगे, ना हज कर पाओगे। तो इससे बचने के लिए आप इस निर्देश का पालन करें। और साथ साथ दूसरा विवाद दिल्ली में खड़ा किया जा रहा है कि अब नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो मीट की दुकानें बंद कर दी जाएं, नवरात्रों में खुले में जो है मीट ना बिके, ये मांग की जा रही है दिल्ली के अंदर। ऐसी मांग में देख रहा था मध्य प्रदेश में भी किसी बीजेपी के नेता ने उठा दी है। तो इस पर दो प्रतिक्रियाएं हमारे पास हैं, दो रिएक्शंस हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूं। संभल में तो जो ये नमाज का ऑर्डर आया, इस पर ज़ियाउर रहमान बर्ग जो सांसद हैं खुद ही बड़ी मुश्किल में है। अब उनके घर की भी पैमाइश वगैरह कर ली गई है, उसका अवैध का हिस्सा जो है वो तोड़ने की बात हो रही है। और दूसरे इमरान मसूद हैं, ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, दोनों की बात सुनते हैं। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। मीट खाता नहीं, मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि नवरात्रों में मंडी का सबसे ज़्यादा बुरा हाल अगर होता है तो नवरात्रों में होता है, बंद हो जाती है बिल्कुल। तो नेगी जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। कि एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों को आदर और सम्मान करना चाहिए, ये बहुत बुनियादी बात है। अगर नवरात्रे बकरीद पर भी हों
तब भी हमें इस बात का परहेज करना पड़ेगा कि इस बात को देखना पड़ेगा कि दूसरे के धर्म की भावनाएं आहत ना हो। आप कोई भी काम अगर है तो आप ऐसे मत करिए कि किसी की भावनाएं आहत हो। और यही बात दूसरी तरफ कह रहा हूं कि आप भी ऐसा काम करिए कि हमारी भावनाएं आहत ना हो। जी हाँ, इस पर आप बोलना चाह रहे थे, आप पहले कह लीजिए। मेरा बड़ा स्पष्ट तौर पर मानना है, सड़क पर तो नमाज से हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप नमाज कहते हैं, वो इबादत है, वो अल्लाह को हम अपनी तरफ से एक शुक्रिया करते हैं, 5 बार की नमाज होती है। और जब उसको आप कहते हैं किसी जुलूस से जोड़कर, तो सभी का जुलूस जाता है भाई, मुसलमानों का भी जुलूस जाएगा, सिखों की भी संगत निकलती है, हिंदुओं में भी निकलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो एक तय समय के लिए आप कह सकते हैं कुछ तय, लेकिन नमाज सड़क पर पढ़ना ये तो बंद होना। प्रॉब्लम क्या है? किसी भी सार्वजनिक जगह पर अगर आप ये करेंगे तो आगे विवाद की गुंजाइश खड़ी करेंगे। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं तो उससे आगे जाता हूं कि सड़क पर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हो कैसे सकता है? चलिए, आप अपने देवता का या क्या दिक्कत? छत पर बिल्कुल गलत आदेश है। हमारी छत है, हम उस पर पार्टी करें, हम उस पर पूजा करें, हम उस पर नमाज करें, इसको रोक लगाने का अधिकार किसी प्रशासन का नहीं। सड़क पर रोक लगनी चाहिए, छत पर नहीं। विजय जी जी नहीं, मुझे लग रहा है ये जितने आदेश हो रहे हैं इससे एक तो बहुत सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा देश में। ये बहुत कमाल का काम हो रहा है। एक तो सड़क पर नमाज, सड़क पर नमाज बात तो पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई, लेकिन पिछले 60 साल से 100 साल से तो सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही थी, कोई दंगा नहीं हो रहा था, कोई सड़कें नहीं रुक रही थी। अब वो तो आजकल वैसे अजान पढ़ने से सुबह 5 बजे भी लोगों की नींद का खलल पड़ रहा है। और फिर इसको एक आदेश के तौर पर निकाल दिया जाए कि नमाज भी वहां नहीं पढ़ी जाएगी, और जो रोजाना आप चौकी लगा के सड़क को रोकते हैं भजन के लिए, कीर्तन के लिए, उसको भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसको चलिए, उस पर बहुत सारी बात हो गई, समाज ने भी मान लिया। छत तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, जिसकी भी छत होगी, जो मस्जिद की है, किसी पर्सनल आदमी के, तो उस प्रॉपर्टी पर आप नमाज पढ़ने से क्यों रोक रहे? ठीक है। और यदि आप इसका कोई कानूनी हवाला देना चाहते हैं, तब भी मैं कहता हूं ये सोशल इरिटेशन का मसला है, ये सोशल हार्मनी का मसला तो कतई नहीं है। इससे अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल हार्मनी होगी तो फिर गलत तरीके से। लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद छोड़नी चाहिए, अगर कोई करता है तो। जो लोग कर रहे हैं उनको जिद छोड़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से, क्योंकि एक तो क्या रोजाना वहां पर नमाज नहीं होती सड़क पर, केवल जुमे की नमाज, दोपहर की जो नमाज है वो ही एक होती है, इसके अलावा तो होती नहीं कि 24 घंटे नमाज चल रही है, वो भी प्रतिबंधित। हाँ, और वो उस पर जिद छोड़नी चाहिए और उसको ठीक है कर लिया जाए। लेकिन अब छत पर भी आप नमाज रोकेंगे, फिर कहेंगे कि नमाज कमरे में पढ़ेंगे। दुकानों वाला, नॉनवेज की दुकानें जो हैं ये बंद हो जाएं रमजान नवरात्र में, नहीं, इसको कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं? अभी तो आपने कहा था 4 दिन पहले कि भाई जिनको रंग से परहेज है तो वो घर के अंदर रहें, तो जिनको मीट से परहेज है वो घर के अंदर रह लें। इसमें क्या बात है बताइए मुझे, इसका लॉजिक मुझे कोई समझाइए ना। इसका आप यदि मुझे कोई पैरेलल लॉजिक देते हैं कि यदि रंग से परहेज है तो घर में रहिए, तो मीट से परहेज है तो घर में रहिए, बताइए क्यों नहीं रह सकते? क्यों बंद करनी है दुकानें? समझे? कोई मतलब एक लॉजिक समझ में आना चाहिए ना कि ये लॉजिक है। ये समझ में आती है बात में, मंदिर के पास है, वो तो पहले से ही रूल्स बना हुआ है कि एमसीडी की मांग उचित लगती है आपको ये? देखिए, 2 चीजें इसके अंदर में, पहले जो छत पे नमाज पढ़ने का और सड़क पे नमाज पढ़ने का है। यह सड़क पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था इतनी पुरानी हो चुकी है और हर जगह ऐसी हो गई कि ट्रैफिक जाम होता है। जो बगल की दुकानें मार्केट में आप लगा रहे हो, बगल की दुकानें, वहां ग्राहक नहीं जा पाता, सड़कें जाम होती है, लोगों से गाड़ियां हटवा दी जाती है कि भैया आप गाड़ियां नहीं करोगे। जो सरकार के नगर निगम के पार्किंग स्थल है वो मध्य प्रदेश में खाली करवा दिए जाते हैं कि यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, यहाँ कोई गाड़ी पार्किंग नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि यह व्यवस्था सड़क पर करने की जो है गवर्नमेंट ने अगर ये किया तो मुझे लगता है ये फैसला ठीक है। छत में अनुमति मिलना चाहिए, किसी का व्यक्तिगत घर है, अगर वो छत पे शांति से नमाज पढ़ रहा है तो वो नमाज पढ़े। लेकिन जहां तक मीट की दुकानों की बात है, मुझे लगता है अगर 4 दिन दुकानें बंद हो जाती है, 5 दिन दुकानें अगर बंद हो जाती है, तो अभी सावन होगा तो पूरे सावन के महीने में आप दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखिए, नवरात्र में दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखिए कि ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि आप 5 दिन दुकान बंद कर दीजिए। बात ये भी है कि मीट की दुकान सिर्फ मुसलमान थोड़ी लगाता है। देखिए, नहीं लगाता है कि नहीं लगाता, एक बात समझिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है भारत सरकार का, भारत सरकार का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। वो क्या कहता है, अभी का 23-24 का है, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में 83% पुरुष और 70.6% महिलाएं नॉन वेजिटेरियन है। 83% पुरुष जो है नॉन वेज खाते हैं और 70% महिलाएं, 70+ वो बढ़ गया दोनों का, पहले 74 था, वो 83 हो गया और अब 70 से 76 हो गया। तो इसको यदि आप देखेंगे तो मुस्लिम आबादी तो 14% है, उसको 20%। अच्छा, अगर मुसलमान मांग करें कि रमजान में शराब की दुकानें बंद कर, हाँ वही कह रहा हूँ ना। लेकिन ये नहीं, देखिए आप अब ये भी आप कहेंगे शराब वो नहीं पी रहे, कोई इसका मसला नहीं है ना, ये इलॉजिकल डिबेट पर आप चल रहे हैं। एक गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो कहूंगा शराब भी बंद कर दो, मांस भी बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं पीता खाता हूँ।
नहीं तो लेकिन मेरा आपके ये खाने से मानना तय है- थोड़ी होगा। मेरा ये मानना है कि खाने पीने का अधिकार संबंधित व्यक्ति के ऊपर होगा, ये शासन प्रशासन तय नहीं कर सकता। फिर उसके आगे की बात क्या है कि नवरात्र में क्या मीट मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए? निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई मंदिर है, कहीं कोई ऐसी जगह है, वहां पर बिल्कुल बंद होनी चाहिए। लेकिन क्या ये नियमित तौर पर यही कानून नहीं लागू होना चाहिए? ये तो नियमित तौर पर लागू होना चाहिए ना कि मीट मांस खुले में न बिके, कहीं ऐसी जगह तो न है ही ना बिके, कानून। और ऐसी जो मांग होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को भड़काने और लड़ाने के अलावा इससे कुछ नहीं सांप्रदायिक करता। सद्भाव। अब बात करते हैं विवाद जो हुआ शुरू इसी पार्लियामेंट के अंदर से। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। औरंगजेब पर जो विवाद चल रहा था उसके बीच में उन्होंने कहा कि औरंगजेब को और औरंगजेब का की तोहमत देकर जो लोग मुसलमानों को गद्दार कहते हैं या औरंगजेब को मानने वालों को गद्दार कहते हैं, तो वो राणा सांगा को क्या कहेंगे? राणा सांगा बाबर को क्यों लाए थे? तो राणा सांगा को मानने वाले भी गद्दार की औलाद है। इस पर खूब हंगामा हुआ। बाद में उन्होंने कहा मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं तो केवल इतिहास का एक पन्ना आपके सामने पलट रहा था। अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि राजपूत समाज की भावनाओं को आहत करना मकसद नहीं था, लेकिन जो बात इतिहास में दर्ज है वो दर्ज है। कल आपने इसी प्रोग्राम में देखा कि राजपूत संगठन करणी सेना से जुड़े लोगों ने आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर जाकर खूब तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की। पुलिस के साथ भी उनका संघर्ष हुआ, उसमें कई लोगों को बहुत चोटें भी आईं, पुलिस वालों को भी चोटें आईं, पत्थरबाजी की भी घटना वहां पर हुई। पुलिस ने भी सख्ती से उसको डील किया। उसके बाद बहुत वीडियो भी आए जिसमें खून लोग जो हैं, कुछ जो लोग वहां गए थे वो फिर और कह रहे थे कि हम लौट करके फिर सबक सिखाएंगे। अब ये मामला अभी चल ही रहा था कि आज इस मामले में सीधे सीधे एक दलित नेता के ऊपर हमले का रंग दे दिया गया कि ये मामला एक दलित व्यक्ति के ऊपर हमले का मामला है। आज इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़े प्रदर्शन की या बड़े विरोध प्रदर्शन की तरफ से का आह्वान भी किया और कहा ईद के बाद हम इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। आज रामजी लाल सुमन ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। रामगोपाल यादव समाजवादी की सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ये मामला यूं ही अब बंद नहीं होगा, आगे इसको बढ़ाया जाएगा। और लखनऊ में भी इस मामले को लेकर आज प्रदर्शन किए गए हैं। तो ये दलित बनाम राजपूत ऐसी बाइनरी का रंग दिया जा रहा है इस पूरे विवाद को। जो बयान आज के मैं आपको सुना रहा हूं। मेरा जो जीवन है उनके हिसाब से नहीं चलेगा ना, मैं राजनीति उनके हिसाब से करूंगा। मेरा मानना यह है कि बाबर को लेके बाबर राणा सांगा के निमंत्रण पर हिंदुस्तान, मैंने जो कुछ कहा था वो ऐतिहासिक तथ्य है, मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं इस बात पर कायम हूं कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। घर पे जो हमला हुआ वो व्यवस्थित था, यकायक हमला नहीं हुआ। 22 मार्च से बराबर लोग धमकियां दे रहे थे, सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि हमारे घर पर जाएंगे, हमारे घर को नुकसान करेंगे, तहस-नहस कर देंगे। और कल वो बुलडोजर लेकर के आए थे, 6 थानों की पुलिस पार करने के बाद, 6 थानों को पार करने के बाद हमारे घर पर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेके कि सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजी लाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को हिला देंगे। कार्रवाई करने के लिए सरकार मजबूर होगी, नहीं होगी तो पूरे राज्य में आंदोलन चलेगा। राज्य से बाहर भी आंदोलन फैल सकता है। हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए। कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। तो आपने देखा
खुलकर कह रहे हैं रामगोपाल यादव कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला हुआ। ये पूरे दलित समाज और पीडीए के ऊपर हमला। शुरुआत हुई थी औरंगजेब से या मुसलमानों के एक धड़े से, और बात आ गई अब दलित और राजपूत की। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें दलित की बात कहां से आ गई। क्या दलित होने के नाते उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ था? कहा है ना उन्होंने कि दलित है। अगर ये स्वजातीय होते जिन्होंने हमला किया उनके, तो हमला करते क्या अखिलेश यादव की आलोचना नहीं हुई थी क्या जब औरंगजेब के साथ खड़े हुए थे? ये हर बात में जाति लेकर आना, धर्म लेकर आना। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि क्या अबू आजमी की इसलिए आलोचना हुई कि वो मुसलमान थे? औरंगजेब की जो तारीफ कर रहा है उसकी आलोचना हो रही और जमकर आलोचना हो रही। लेकिन राणा सांगा को आप गद्दार कह दें, देश के हिंदुओं को आप गद्दार कह दें और कहें कि भाई तुम बाबर औरंगजेब को बोल रहे थे, हम चलो राणा सांगा और महाराणा प्रताप को बोल देते, ये कहां से ठीक हो सकता है? और मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा, किसी भी तरह की हिंसा तोड़फोड़ जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन इन लोगों को दुरुस्त करने का कोई कानूनी तरीका बताइए आप। सांसद हैं, इनको ये समझ नहीं है, इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इनको पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। या इसको यूं माने कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी के लोग लगातार हिंदुओं को ऐसे अपमानित करते रहे, उसमें कुछ ऐसा उबाल हो, उसको जाति में बदल दे, यही चाह रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। वरना रामजी लाल सुमन जैसे इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन को अगर वो कह रहे हैं कि बड़े वरिष्ठ हैं, इतना समझदार है, तो फिर दलित होने की जरूरत क्यों आ पड़ी? ये दोनों तो नहीं चल सकता ना। आप औरंगजेब को महान बताते रहिए, राणा सांगा को गद्दार बताते रहिए, और उसके बाद कुछ हो जाए तो दलित होने का एक विक्टिम कार्ड प्ले कर दी। विक्टिम कार्ड है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? 100% वही। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग उनके घर पे जाकर के। अखिलेश यादव की पार्टी को तो मौका मिला ना। अब रामजी लाल सुमन दलित है, ये फैक्ट है सर। उसका कारण भी समझिए ना क्या है। अब क्यों अखिलेश यादव को दलित याद आ रहा है? मिल्कीपुर चुनाव भी हारे ना वो। अभी मिल्कीपुर में उन्होंने पीडीए की पूरी कोशिश की थी। जो फैजाबाद के सांसद है, उनके बेटे को चुनाव दिया था, खूब दलित का राग अल्पा, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव 60,000 से ज्यादा वोटों से हारे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में उन्हें जो 37 सीट्स मिली है, जिसमें पीडीए का उनका जो नारा चल गया था पिछड़ा दलित का, वो अब उनके हाथ से निकल चुका है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उपचुनाव के परिणाम आए, तो उन्हें लग रहा है कि ये एक उन्हें मौका मुहैया करा दिया है। ये आगरा के सांसद पर जिस तरीके से सुमन साहब के ऊपर हमला हुआ है, तो वे राजपूत बनाम दलित का मुद्दा बना दो। और मुख्यमंत्री तो राजपूत है ना। जिस तरीके से अब अखिलेश यादव इस मामले को लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सोचना किसको था? ये तो प्रशासन को सोचना था ना। ये मामला ये रंग भी ले सकता है। कल अगर इन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती या कल से अब तक हो गई होती, नहीं कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई। आप वीडियो देखिए किस तरीके से, मतलब कुछ करनी सराय के लोगों का सर फूटा गया है, खून निकल रहा है, वो गाड़ी में उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने उनके ऊपर किया, हालांकि पुलिस भी बहुत घायल हुई उसके अंदर। तो कानून तो अपना काम करेगा, जो भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, प्रशासन उसको ठीक कर देगा। कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं है। लेकिन ये इस मामले के आधार पर अब दलित बनाम एक सवर्ण जाति है, दलित बनाम राजपूत का माहौल अखिलेश यादव जाम से खड़ा करेंगे। और जो रामगोपाल का जो बयान आया है कि ईद के बाद हम इसे पूरे प्रदेश में बनाएंगे, दरअसल ये अपने पीडीए के लिए फिर जमीन तलाश रहे हैं कि 2027 के चुनाव में जो पीडीए फिर चले और सत्ता में उनके वो काम आ सके। अखिलेश यादव जात की राजनीति कर रहे हैं, ये साफ है। लेकिन इससे पहले ये साफ करते कि राणा सांगा पर जो टिप्पणी की रामजी लाल सुमन साहब ने, और जो हमला हुआ, इसका दलित राजपूत से क्या संबंध है, मुझे समझ नहीं। वो जैसे चर्चा भी हुई कि वो इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, वो दलित हैं, इस वजह से ये सारा हो रहा है। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, यदि राणा सांगा दलित होते तो क्या रामजी लाल सुमन यही इतिहास के पन्ने पलटते? तो राजनेता तो जो कर ले वो कम है, लेकिन दिल्ली उत्तर प्रदेश की पुलिस को, आगरा की पुलिस को उस पर ज्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो उस समय रोकने की कोशिश की गई वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे कल से मुझे आज तक बुलडोजर नहीं दिखी। आगरा में नहीं चलती है क्या बुलडोजर? संभल में ही चलती है। अखिलेश यादव याद दिला रहे, मुख्यमंत्री आगरा में ही थे उस वक्त। हाँ, तो नहीं, बुलडोजर केवल संभल तक रखी हुई है, आगरा में भी तो होगी। तो क्या कार्रवाई हुई? एक मैसेज जाना चाहिए कि स्ट्रांग मैसेज जाए। लेकिन ये राजनीति कोई भी राजनेता करते रहते हैं, और ये जरूरत है कि भाई उनको दलित और पीडीए को चलाना है, तो ये एक बहाना मिल गया, उनको एक एक्सक्यूज मिल गया। लेकिन इसको मैं किसी भी तरह से राणा सांगा वर्सेस दलित लड़ाई के तौर पर नहीं। मैं आपको अखिलेश यादव का एक और बयान सुनाता हूँ। दो बातें महक तो बहुत आ रही है। हम लोग यूपी की बात करें सर, उसकी महक तो बहुत चल रही है। आपको महक आ गई? अच्छा, एक बयान दिया अखिलेश यादव ने कि अब अखिलेश यादव हैं, यदुवंशी समाज से आते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो कुछ सोच के दिया होगा। उन्होंने कहा कि ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है कि इन लोगों को गोबर की बदबू पसंद है
मतलब बीजेपी वालों को और योगी जी की सरकार को, तो ये गौशाला बना रहे हैं। हमें खुशबू पसंद है तो हम इत्र का पार्क बना रहे, हमने इत्र पार्क बनाए थे। अब ये बयान आया उनका, तो अब पूछा गया उनसे, लोगों ने अब कमेंट करना शुरू किया कि आप तो यदुवंशी हैं और आपको गोबर की बदबू महसूस होती है। सुनना चाहिए एक बार अखिलेश यादव का वो बयान भी। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। वो किसी भी अब अखिलेश जी को गोबर की बदबू दिक्कत देती हो, परेशान करती हो, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत से लोगों को करती है, लेकिन कम से कम उनकी पॉलिटिक्स में मुझे इस बयान की कोई जगह दिखाई नहीं दी। क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि भाई स्टूडियो टूट गया है, बन जाए तो कुणाल कामरा के साथ इनको ये करना चाहिए। ये तो इसी तरह की कॉमेडी ही तो है ना इनके हिसाब से, मतलब हद है। गौशाला बनना दुर्गंध को बढ़ावा देना है, ये तो भारत में कोई मतलब कट्टर से कट्टर हिंदू विरोधी नेता भी ये कहने का साहस नहीं कर सकता। जिसको एकदम चिढ़ हो, गाय देखते चिढ़ हो जाए, गोवंश देखते चिढ़ हो जाए, वो भी ये नहीं बोलेगा। और ये तो यदुवंशी हैं, ये तो उस समाज से आते हैं जो गोपालक समाज है। और गोपालक समाज मतलब मैं हमेशा कहता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं कि हमको तो हमारे आसपास के इलाके में नहीं दिखा कि कोई ब्राह्मण संपन्न हो, यादव उससे कमजोर हो, क्योंकि गोपालक था वो, उसके पास गोवंश था, उसके पास सब्सिडरी जिसके कहते हैं खेत के साथ साथ दूध भी बेचता था, दही भी देता था, मक्खन भी जमाता था। हम तो उनको देखते थे। और जिस गोबर की जिसकी बात कर रहे हैं, अब ठीक है, अब आप उसकी बहस कर सकते हैं, तंज कर सकते हैं, लेकिन गोबर की अपनी उपयोगिता है, गोबर की अपनी चीजें हैं। अलग अलग सरकारें गोधन को लेकर, कंडी जिसको कहते हैं, उसको अलग अलग तरीके से उसको बढ़ावा दे रही हैं। भूपेश बघेल साहब ने पूरा, भूपेश बघेल ने तो बाकायदा वो योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ वो मथुरा के मंदिर की बात कर रहे हैं, वृंदावन सर्किट बनाने की बात कर रहे हैं। इसको समझिए ना, जब आप गौशाला और इत्र जोड़ते हैं तो आप कन्नौज में खड़े होकर वो कम्युनल कलर दे रहे हैं। आप इसको समझिए, ये सामान्य नहीं है, लोडेड है। अखिलेश यादव का जो तंज था, जो उन्होंने टेढ़ी सी मुस्कान दी, वो तंज था वो, वरना गौशाला के साथ इत्र कैसे जुड़ता है? क्या है इसमें? मतलब हर आदमी कह रहा है गाय अगर दिख रही, कहीं कुछ हो रहा है तो भैया गौशाला बनाओ। ये भी तो वो बुलेटिन जारी किया करते थे ना, सांड बुलेटिन, सांड समाचार, तो ये भी तो जारी किया करते थे। और ये बड़ा विचित्र है कि जिस पार्टी को सबसे अधिक विधायक हो, दूसरे नंबर पर 111, जिस पार्टी के पास 37 सांसद हो, वो पार्टी इस तरह का स्तरहीन व्यवहार कर रही है, उसके नेता ही कर रहे हैं। शर्मसार करने वाला है। और हिंदुओं पर हमला ये लगातार करते रहते हैं। ये भी हिंदू आस्था पर हमला है। गोबर कहना और क्या है? अरे आपने वो दूसरा वो यूपी सरकार का विज्ञापन देखा कि नहीं, 8 साल वाला, उसमें बड़ा बड़ा 8 बना है। हाँ। और उसमें तस्वीर केवल जो है मोदी जी की है, तो उस पर भी इन्होंने तंज किया कि भाई जो तस्वीर से गोल हो गया वो अब राज्य से भी गोल हो जाएंगे, मतलब योगी जी। नहीं, देखिए, वो पॉलिटिकल कमेंट उनका हो सकता है, वैसे वो होने वाला नहीं है, कोई इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यूपी सरकार ने ही एडवर्टीजमेंट जारी किया है, ठीक है, और उसमें प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से किया गया, योगी जी को भी किया है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, एक तो मैं कन्वेंशनल तरीके को नहीं मानता कि किसी जाति को जोड़े, लेकिन यादव समाज तो पूरी तरह से कन्वेंशनल तरीके से गौपालक रहा है, गौ वंश के साथ जुड़ा हुआ रहा है, समझे। कई बार वो कहावत होती है ना कि क्या कहते हैं उसको, पैर रख दीजिए आप उस पर, ये तो खुद जाकर पैर रख रहे। अब क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो लेकिन इस तरह की बात, और इसको हर्ष जी ने जो बात कही ना, यदि ये तंज की तरह से है तो फिर भी चल सकता होगा, और ये रामजी लाल सुमन की तरह से इतिहास के पन्ने पलटने वाली बात भी नहीं है, और इसको लोडेड तरीके से अगर लिया गया तो बहुत मुश्किल हो सकता है। बुरा मानने वालों, बुरा मानने की गुंजाइश है बहुत। नहीं, बुरा मानना आप दूसरे तरीके से दे रहे, महक और खुशबू बदबू से, ये लोडेड है। मैं इस पर आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर लोडेड तरीके से इसको लिया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है।
बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर उठे ताजा विवाद की। दरअसल कल राहुल गांधी ने बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए स्पीकर की शिकायत करते हुए कहा था कि वो मुझे बोलने नहीं देते हैं, और आज भी वो मेरे बारे में कुछ कह रहे थे, फिर अचानक उन्होंने एडजर्न कर दी लोकसभा और उठ करके चले गए। मैं कुछ कहना चाह रहा था, मुझे नहीं कहने दिया गया, तो उस वक्त वो मामला क्लियर नहीं था। बाद में वो तस्वीरें सामने आई कि अंदर कल हुआ क्या था। दरअसल लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और एक सदस्य खड़े होकर वो कुछ कह रहे थे, हाउस प्रोसीडिंग में था, और राहुल गांधी पीछे से चलते हुए आते हैं। जो व्यक्ति बोल रहा था उनके ठीक पीछे प्रियंका गांधी बैठी हुई थी, और राहुल गांधी आए पार्लियामेंट के अंदर चलते हुए लोकसभा में, और उन्होंने एक किस्म से गाल छू करके प्रियंका गांधी का दुलार किया। जो सब कह रहे हैं कि भाई ये भाई बहन के बीच की बात थी, तो वो एक तस्वीर आई, प्रियंका जी ने फिर उनका हाथ पकड़ा। ये बात हुई थी जिस पर फिर स्पीकर साहब ने एलओपी का नाम लेकर के कहा कि हर किसी को मर्यादित आचरण करना चाहिए सदन के अंदर। सदन में दशकों से हमने देखा है, कभी पिता पुत्री, कभी पिता बेटा, कभी पति पत्नी, तमाम लोग रहे एक साथ सदन के अंदर रहे हैं, लेकिन इस सदन की एक गरिमा है और यहाँ एक मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है और एलओपी से खास तौर पर की जाती है। इतनी बात उन्होंने कही, उन्होंने लोकसभा अर्जन की और वोट करके चले गए। फिर राहुल गांधी बाहर आकर के वो बोले थे। तो मैं आपको वो अंदर जो स्पीकर साहब ने बोला और उसी के साथ वो तस्वीर है। दरअसल बीजेपी ने वो तस्वीर पूरी जो है, अमित मालवीय जो सोशल मीडिया हेड है, उन्होंने कि वो तस्वीर पूरी डाली सोशल मीडिया पर। तो वो तस्वीर, स्पीकर साहब का कमेंट और राहुल गांधी ने बाहर निकल कर जो बोला। अच्छा, इसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जाकर के स्पीकर से उनके कमरे में मिला और उन्होंने बाहर निकल कर कहा कि हमें तो पता नहीं चला उनको एतराज किस बात पर था, किस बात पर उन्होंने आपत्ति की, ये बात समझ से परे है हमारे। तो वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए, सारी बात आप खुद समझ जाएंगे। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। स्पीकर उठ के एकदम निकल गए, मुझे एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूं, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत लगाओ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पता नहीं ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। राहुल गांधी को पूरा देश देखता है, सुनता है। लोकसभा का सीधा प्रसारण होता है, तो जो आंख से दिख रहा है उस पर बीजेपी तो आदतन झूठ बोलती है, इरादतन झूठ बोलती है, और झूठ बोलने वाली इसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी। राहुल गांधी को जिस तरह उन्हें नहीं बोलने दिया जाता, यही नहीं विपक्ष के किसी नेता को नहीं बोलने दिया जाता। ऐसा लगता है देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। यही स्थिति राज्यसभा में मैं रोज भुगतता हूं, हमारे नेता रोज भुगतते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह पार्टी हो गई है, इसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, किसी और की नहीं। और निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी। ये दो अलग अलग बातें हैं, विपक्ष को ना बोलने देना और ये जो तस्वीर आपने देखी इस पर स्पीकर का अपनी नाराजगी जाहिर करना। अच्छा, बीजेपी ने जो अमित मालवीय ने इस पर पोस्ट किया वो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इट इज डिसग्रेसफुल
that the Lok Sabha speaker has to remind Rahul Gandhi, the leader of opposition, about basic parliamentary decorum. ये शर्मनाक है कि स्पीकर को उनको बेसिक पार्लियामेंट्री डेकोरम के बारे में बताना पड़ा. The fact that Congress has imposed this puerile man upon us is truly unfortunate. ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने हमारे ऊपर ये बचकाना आदमी थोप दिया है. ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है. अब क्या कहें, जो तस्वीर है आप सभी के सामने है. हर्षवर्धन जी, ऐतराज करने लायक कुछ था इसमें? नहीं, निश्चित तौर पर ऐतराज करने लायक है. और उस पक्ष पर हमने कल भी बात की थी कि अगर नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है या जो सदन के अध्यक्ष हैं लोकसभा के ओम बिरला जी, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को भी पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, जनता के हितों को उठाने का, सरकार को टोकने का, सरकार को घेरने का. लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि मान लीजिए कोई मंत्री हो गया और उसके परिवार का कोई बैठा है, तो वो अगर सवाल जवाब भी करेगा तो माननीय मंत्री जी से शुरू करेगा. कभी ये मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी बहन नहीं करेगा. नंबर 1. नंबर 2, ये राहुल गांधी का जो वीडियो आया, और पहले भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये उनके घर की डाइनिंग टेबल नहीं है, ये उनके घर का गार्डन या लॉन नहीं है, ये भारत का लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर संसद है. यहां इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? और ये सचमुच बचकानापन है, ये बहुत हल्कापन है. मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी इससे वो बात पुख्ता करते हैं जो कई बार लोग कहते हैं भाई सब तो ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर राजनीति ही नहीं, नेता का गुण ही नहीं है. आज तक ये समझ ही नहीं पाया. और 20 साल बड़ा लंबा समय होता है. 2004 में सांसद बने थे, 2025 आ गया, 20 साल पूरे हो गए. उसके बाद भी अगर ये संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं को नहीं और लोकसभा अध्यक्ष को टोकना पड़ जा रहा है, तो फिर तो बड़ी खराब स्थिति है. ये टोकने लायक और आपत्तिजनक बात थी, आप ये कह 100%, इसमें कोई संदेह. बीजेपी कह रही है ये बचकाना आदमी थोप दिया है हमारे ऊपर, राहुल गांधी एलओपी के तौर पर. देखिए, अब राहुल गांधी के बारे में आप लोकसभा में आप कार्रवाई चल रही है, आप आंख मारते हो. उन्होंने एक बार आंख भी मारी थी जब बड़ा उसका विवाद हुआ था. फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने चले जाते हैं, गले मिलते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गले मिलने और गले पड़ने में आज फर्क समझ में आया. उस समय गले मिलने आप चले जाते हो. और राहुल गांधी का एटीट्यूड आप देखिए, 25 साल से, जब से 20 साल से ज्यादा हो गए लोकसभा के अंदर, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है. और राहुल गांधी की पार्टी के लोग भी रहे. प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उनका बेटा वहां पर सांसद था. क्या कभी ऐसा हुआ कि उनके पिता राष्ट्रपति है? ऑब्जेक्शनेबल, बहुत ऑब्जेक्शनेबल है सर. आपको समझना चाहिए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, भाई बहन है, माँ बेटे रहते हैं. कई स्पीकर साहब ने कहा कि कई हुआ है कि माँ बेटे रहे, माँ बेटी पार्लियामेंट के अंदर रहे, पति पत्नी रहे, पिता पुत्री रहे. क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह से उन्होंने बिहेव किया हो किसी के साथ? 5 साल प्रणब मुखर्जी रहे, उनका बेटा वहां से कांग्रेस कह रही है भाई, ये आप पार्लियामेंट में कैसा बिहेव रहता था? क्यों बना रहे हो? एक नॉर्मल सहज जेस्चर के तौर पर आप इसको देखें राहुल गांधी का अपने बहन के प्रति, उसको इतना बड़ा विवाद क्यों बना? दो अलग अलग विषय, हम दोनों विषय को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं. मैं इसको दोनों को अलग अलग विषय मानता हूं. जो व्यवहार है उसे आमतौर पर कोई अच्छा व्यवहार तो नहीं मानते, क्योंकि संसद में एक परंपरा होती है जिस तरह से चलते हैं. और जैसे अभी जिक्र भी किया, पहले विंग किया था उन्होंने, वो तो खैर आज साथ नहीं है, मुझे डर लग रहा है फिर ऐसा कुछ तो नहीं होगा. खैर वो तो नहीं हो रहा, लेकिन जो व्यवहार है वो संसदीय व्यवहार के सीमा में नहीं आता, संसदीय आचरण में. लेकिन उसका तरीका है जिसका जिक्र स्पीकर साहब ने किया, उसके तहत कार्रवाई कर ले, ठीक है. लेकिन मसला इससे बड़ा है. ये मसला तो है, मतलब इसमें कोई इसको एंडोर्स करेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है. लेकिन क्या विपक्ष के नेता यदि ये टिप्पणी कर रहे हैं, अगर वो सच है, तो ये गंभीर मसला नहीं है कि वो कहते हैं कि हमें विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता हाउस में. ये गंभीर मसला है ना. और ये घटना तो कल की है या परसों की, जब भी मुझे जानकारी नहीं. उससे पहले उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 दिन से ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं बोलने दिया जाता, या जब भी मैं बोलना चाहता हूं तब भी बोलने नहीं दिया. और इस घटना पर भी जब स्पीकर ने अपनी व्यवस्था दी है, उसका अधिकार उनके पास है, तब भी राहुल गांधी के पास ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखे. अधिकार क्या है मैं जानना चाह रहा हूं. मतलब एलओपी जब चाहे बात कह सकता है अपनी, वो तो अलग है. मैं इस घटना की भी बात कर रहा हूं कि इस पर भी उनको बोलने का अधिकार है ना. आपने कोई व्यवस्था दी है तो उस पर भी एक सदस्य को अधिकार है. अब दूसरी बात एलओपी को ले, तो एलओपी का कन्वेंशन क्या है, हाउस का क्या कन्वेंशन है पार्लियामेंट का, कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों लोग. लीडर ऑफ द हाउस हमेशा प्राइम मिनिस्टर नहीं होते. जैसे अभी राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जेपी नड्डा साहब है. ऐसे ही मनमोहन सिंह जब थे तो वहां पर नहीं थे, वो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस. तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जब भी बोलना चाहें तब उनको मौका दिया जाता है, ठीक है. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कभी भी. और उसमें रूल्स को आप नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री ने जब बोला है, जैसे ये बात हुई थी अभी मैं बताऊं कुंभ पर, ये झगड़ा क्यों हुआ अभी ताजा, कि प्रधानमंत्री जी ने कुंभ पर बयान दिया. हाँ. अब उसमें व्यवस्था यह है कि प्रधानमंत्री किसी चीज पर बयान दे रहे हैं तो उस पर सवाल जवाब नहीं होता. ये व्यवस्था है, ये कानून कह रहा है, उनका नियम कह रहा है,
ठीक है, लेकिन विपक्ष के नेता के पास ये मौका है कि उसके पास अधिकार है कन्वेंशनल कि भाई वो खड़ा होकर अपनी बात तो कर सके, तो उसको वो बात करने का मौका नहीं मिल रहा। तो आपको राहुल गांधी की शिकायत जायज लग रही है इसमें? राहुल गांधी की शिकायत यदि ऐसी है तो गंभीर है, जायज नहीं है। गंभीर बात। ओके, दिल्ली जज और कैश कार्ड मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दूं, जो जांच कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की, वो दिल्ली के फायर सर्विस के डायरेक्टर का बयान रिकॉर्ड कर रही है। अतुल गर्ग दिल्ली के फायर सर्विस के चीफ हैं, उनका बयान इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। अतुल भाटिया इस खबर पर आपको और अपडेट देना है। जी अतुल, बताइए। अतुल, कमेटी ने अपना काम जो है वो तेजी से शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने उस प्रमाइसिस में जज के घर पर जाकर के मुआयना किया था। कल दिल्ली पुलिस की टीम वहां भेजी गई थी और अब दिल्ली फायर सर्विस के चीफ का बयान रिकॉर्ड हो रहा। अच्छा, इनके बयान को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन भी रही जब ये सारा मामला सामने आया कि इन्होंने कहा कि देखिए सौरभ, हम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं कि कहा जो है हरियाणा गेस्ट हाउस है चाणक्यपुरी के अंदर, और इसके अंदर जो तीनों जजेस हैं वो जो जांच कमेटी है वो यहाँ पर हैं जजेस, और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले अतुल गर्ग जो कि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके बयान जो है वो कमेटी अब दर्ज कर रही है, और जो तीनों जो जजेस हैं वो तीनों जजेस जो है वो यहीं पर ही कैंप किए हुए हैं। तो एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कि जो तीनों जजेस हैं वो यहाँ पर है। अतुल गर्ग जो डायरेक्टर फायर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके बयान जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS सांदावालिया, और इसके अलावा कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन जो है वो यहाँ पर मौजूद है इसी हरियाणा गेस्ट हाउस में जो कि चाणक्यपुरी में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी काफिला जो है वो जजेस का यहाँ पर है, और दिल्ली फायर सर्विस के जो डायरेक्टर है अतुल गर्ग वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। ये उनकी गाड़ी है, इसी गाड़ी से जो अतुल गर्ग है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और जो तीनों जजेस की जो कमेटी है उस कमेटी के आगे अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। जिस तरीके से 14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के घर पर जो घटना हुई उसके बाद से लगातार जो है वो लगातार ये बात हो रही थी कि जो जांच कमेटी है वो जल्द से जल्द जो फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब अतुल गर्ग जो है वो यहां पर पहुंचे अब से कुछ देर पहले, उनके बयान जो है वो यहां दर्ज किए जाएंगे, और उसके बाद क्या पूरी घटना हुई, क्या फायर कर्मियों को वहां पर मिला, ये तमाम चीजें जो है वो अतुल गर्ग से यहां पर पूछताछ जो है वो की जा रही है। और मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं कि ये जो जजेस की जो गाड़ियां हैं, जो तीनों न्यायाधीश हैं, उनका ये गाड़ियों का काफिला है। आप देख सकते सबसे आगे जो नंबर है वो कर्नाटक नंबर की गाड़ी है, और जो कर्नाटक के जो चीफ जस्टिस हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो तीनों जजेस की जो कमेटी बनाई गई थी वो यहाँ पर कैंप की हुई है। एक्सक्लूसिवली हम आपको बता रहे हैं कि जिसका पता ठिकाना सब ढूंढ रहे थे कि आखिर ये तीनों जजेस कहाँ, ये कमेटी कहाँ बैठी हुई है। तो हरियाणा जो भवन है चाणक्यपुरी का, वहां पर ये पूरी कमेटी है। जांच जो है आगे बढ़ गई है, इसका मतलब है अतुल, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे पुलिस जो है वो किसी मौके पर पहुंचती है तो वो दर्ज करती है अपने रिकॉर्ड में कि वहां क्या हुआ, क्या देखा, क्या पाया। क्या फायर वालों का भी ऐसा कोई प्रोटोकॉल होता होगा क्या सर? बिल्कुल, उसमें नुकसान और ये सब लिखाया जाता है ना, क्योंकि आप देखते होंगे फायर ब्रिगेड का जब प्रेस विज्ञप्ति भी आती है तो किसी भी आके, मतलब जज साहब का ही नहीं, वैसे भी बताते हैं भाई इतनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब हुआ है, वो सारा जिक्र होता है। लेकिन यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, और ये डायरेक्टर साहब का तो बयान बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनके ही एक अधिकारी जब बता रहे हैं कि भाई वो जल गए हैं, महात्मा गांधी को आग लगी हुई है, या जो फायर के बिखरे हुए नोट देखे। कंफ्यूजन भी रही जब वो खबर आई अखबार में पहले दिन 22 तारीख को, 21 तारीख को, कि उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने कहा कि पैसा मिला वहां पर या नहीं मिला। उसमें इनकी तरफ से आया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, इनकी तरफ से स्पष्टीकरण आया। ठीक है, लेकिन अब तो उससे आगे बात बढ़ गई। अब उनको जज साहब इनको तो मालूम होगा ना, इनको मालूम है ना वहाँ क्या मिला था। लेकिन सर वहाँ जिस रात को आग लगी थी डायरेक्टर साहब तो नहीं गए थे ना, फायर ब्रिगेड की टीम गई थी, तो डायरेक्टर साहब के साथ फायर ब्रिगेड की टीम, जो लोग वहां उपस्थित थे उनको साथ में बुलाना चाहिए था ना बयान के लिए। उन्होंने अपने बॉस को बयान दिया, आप बॉस ले रहे हो, बॉस तो वही बोलेंगे ना कि मेरे अधीनस्थ ने मुझे क्या बताया। ये सामने क्रॉस वेरीफाई कैसे होगा कि जो वहां पर उपस्थित था उसने जो बयान दिया है। सर ये तो प्रक्रिया पर इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना कि उन फायर ब्रिगेड के लोगों ने अपने चीफ को तो सच बताया। लेकिन प्रक्रिया धीरे कितने चल रही है। कल आप जज साहब के पास जाकर उनका बयान दर्ज करते हो, 24 घंटे बाद आप कर रहे हो। मुझे लगता है कल आपने सुबह जब जज साहब का लिया, कल शाम को फायर ब्रिगेड का भी बयान लेना चाहिए था। एक दिन में अगर आप एक बयान दर्ज करेंगे तो मुझे लग रहा है ये प्रोसेस बहुत धीरे हो रही है। कमेटी को ज्यादा तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि इस मामले में हुआ क्या था। उन्हें जितना
धीरे प्रोसेस करेंगे, मुझे लग रहा है अपना न्याय मिलने की संभावना कम होती चली जाएगी। मैं आपसे अंत में एक खबर की और चर्चा कर लूं। तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में इस वक्त कुछ रीपोजिशनिंग चल रही है। एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन था वहां पर, लेकिन वो गठबंधन टूट गया था। अब जो जनरल सेक्रेटरी हैं एआईएडीएमके के ई पलनीस्वामी, वो कल आए थे दिल्ली, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। आज बीजेपी के जो चीफ हैं वहां के के अन्नामलाई, वो भी दिल्ली आ रहे हैं, और जो खबर आ रही निकल के वो ये कि ये समझौता दोबारा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये स्टालिन और डीएमके के लिए कितनी बुरी खबर है। और इसमें कुछ शर्तें भी एआईएडीएमके ने रखी हैं, वो भी मजेदार है। पहले तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा होगा या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमारा होगा, चले समझ में आता है, वो बड़ी पार्टी है वहां की। दूसरा उन्होंने शर्त ये रखी है कि बीजेपी हमारे अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगी। ये बड़ी विचित्र बात है कि एआईएडीएमके को एक शर्त रखनी पड़ी है। तो क्या तमिलनाडु में समझौता हो रहा है? बड़ी सीधी सी बात है कि जिसका घर मजबूत रहेगा उसके घर में कोई दखल नहीं दे सकता। ये समाज में भी, परिवार में भी और राजनीतिक दल में भी बड़ी दुरुस्त सी बात है। अगर घर टूटेगा तो पंच बिठाने पड़ेंगे। पंच कौन होता है? जो आपके आसपास होता है। तो अगर सहयोगी दल है तो आपको अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। और वहां तो दोनों, जिसको कहते हैं कि पलनीस्वामी और जो दूसरे पनीर सेल्वम, तो दोनों के दोनों जो है वो तय कर चुके हैं। कोई पार्टी तो इन्हीं के पास ही। मूल बात यह है कि क्या तमिलनाडु की जमीन इतनी बदल गई है कि पेरियार पर हमला करके के अन्नामलाई, कि सनातन के खिलाफ जो डीएमके ने किया उस पर लड़ाई लड़ते हुए, भाषा विवाद पर एकदम चढ़ के भारतीय जनता पार्टी वहां राजनीति कर रही, सिग्नेचर कैंपेन चला रही, उसके बावजूद वहां एआईएडीएमके आ रही। क्या पॉलिटिक्स, क्या एआईएडीएमके बीजेपी अगर जुड़ते हैं तो क्या ये एक पोटेंट फोर्स है डीएमके के खिलाफ? जाहिर है, यदि तमिलनाडु की आप राजनीति लोग कहते हैं एआईएडीएमके बिल्कुल हाशिए पर चलेगी। हाशिए पर चलेगी, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में एक दो मजबूत पार्टियां हैं, दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। और जैसे डीएमके का घर बना हुआ है करुणानिधि के जाने के बाद भी, लेकिन जयललिता के जाने के बाद वो पार्टी टूट गई, कमजोर हो गई। लेकिन इतनी कमजोर नहीं है कि आप उसको एक तरह से बिल्कुल बाईपास कर दें या इग्नोर कर दें। और भारतीय जनता पार्टी यदि उनके साथ फिर से आती है, अन्नामलाई साहब की वजह से पिछली बार नहीं हो पाया था, क्योंकि अन्नामलाई साहब तमिल का मामला जो है, जिस तरीके से स्टैलिन तमिल का मामला उठा रहे हैं, क्या एआईएडीएमके की इतनी ताकत है कि वो हिंदी को ये बोलेगा कि हिंदी यहाँ पे लागू की जाए? नहीं, वो तो अलग लेवल पर जा चुकी है। लेकिन इसमें समझिए ना समीर जी, तमिल सौंदरराजन का बयान आ रहा है कि भैया योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा है। के अन्नामलाई कह रहे हैं कि यूपीए में तुम साथ थे कांग्रेस के और मैंडेटरी थी हिंदी, अब तो मैंडेटरी नहीं, अब तो ऑप्शनल है। तो एक तरह से वो उस पिच पर जाकर बहुत एग्रेसिव बहुत होते हैं पॉलिटिकल लीडर। अभी तो वक्फ बोर्ड पर भी, वक्फ की बिल पर भी नीतीश कुमार के साथ तमिलनाडु का चुनाव भी इंटरेस्टिंग होगा इस बार, और बीजेपी को भी लगता है कि उसने अपनी एक जगह वहां पर बना ली। बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होती है आपसे।